हेलो स्टूडेंट, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 अध्याय 4 में जानेंगे विभिन्न प्रकार के पदार्थ। यानी हम लोग आज के इस चैप्टर में पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ सबसे पहले जान लेंगे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में पदार्थ का क्या उपयोग है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, पदार्थ वह भौतिक अवस्था होता है, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो भी आप वस्तु देखते हैं, उसे छूते हैं या महसूस करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह दें कि पदार्थ वह भौतिक अवस्था है कि जिसको हम लोग छूते हैं, महसूस करते हैं, या जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। यानी आपने सुबह उठा होगा तो कुछ ना कुछ वस्तु देखा होगा, उस वस्तु को देखा होगा, उसमें जरूर कुछ ना कुछ भार होगा। या आप मान लीजिए कि आपने सुबह उठकर पढ़ा होगा, तो जो बुक पढ़ा होगा तो वो भी क्या है? एक पदार्थ ही है। यानी वो भी किससे बना है? एक पदार्थ से ही बना है। तो हम लोग पदार्थ के बारे में आज विस्तार पूर्वक जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है, उसके क्या क्या रोल हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, क्या करती है बाबू? स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी उसको हम लोग अपनी मर्जी से परिवर्तित नहीं कर सकते, वो विरोध करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, जल है, हवा है, बालू है, ईंट है, पत्थर है। यानी जो कुछ ले लेते हैं हम अपने दैनिक जीवन में, जो भी कुछ ले लेते हैं वह क्या होती है? पदार्थ ही होती है। यानी हम अपने पूरे दैनिक जीवन में जो वस्तु देखते हैं, छूते हैं, यानी टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बक्सा हो गया, पेटी हो गया, यहाँ तक मोबाइल हो गया, ये मार्कर भी है, क्या है? एक पदार्थ से ही बना है। तो ये सब क्या है जी? एक पदार्थ है। चलिए अब हम लोग पदार्थ से वाकिफ हो गए। अब हम लोग देखेंगे एक सारणी के माध्यम से कि आखिर जो हमारा वस्तु बनता है, या जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में बर्तन का यूज करते हैं, वो भी क्या है? एक पदार्थ ही है। वो भी क्या है? एक पदार्थ ही है। यानी हम लोग खाने के रूप में कुछ अनाज लेते हैं, वो भी क्या है? पदार्थ ही है। यानी पदार्थ का अर्थ ही है पूरे जो भी हम लोग देखते हैं या जिसे छूते हैं, जिसमें स्थान होती है, जिसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है, जिसका द्रव्यमान यानी अपना द्रव्यमान होता है, वो सब वस्तु क्या कहलाती है बाबू? पदार्थ कहलाती है। तो हम लोग सारणी के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर तालिका 4.1 में दिया हुआ है कि यहाँ पर क्रम संख्या दिया हुआ है और दिया हुआ है कि वस्तु, यानी वस्तु किसके किसके मिलने से बनी है, यानी गिलास किसके किस से बना होता है और यहाँ पर किन किन पदार्थों से बना होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा गिलास है, इसको हम लोग तो कांच के भी गिलास होता है। किसका होता है? यहाँ पर आंसर में हो जाएगा, कांच का भी गिलास हो सकता है, और बोले तो लोहा का भी गिलास हो सकता है। लोहा का गिलास देखे हैं ना? लोहा का गिलास देखे होंगे, पीतल का गिलास देखे होंगे, जो हम लोग पूजा पाठ करने में उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीतल का भी गिलास हो जाएगा, पीतल का भी गिलास हो जाएगा। उसके बाद से देखते हैं प्लास्टिक का भी गिलास होता है। ठीक है, प्लास्टिक यहाँ पर आदि डाल देंगे, क्योंकि हम लोग जितना वस्तु है, यानी प्लास्टिक से भी गिलास बनाया जा सकता है, लोहा से भी बनाया जा सकता है, तांबा से भी बना सकता है, पीतल से भी, यानी धातु से भी बनाया जा सकता है गिलास, और कांच से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, प्लास्टिक से भी बनाया जाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि पुस्तक, यानी पुस्तक पुस्तक किससे बनी होती है? तो पुस्तक किन किन पदार्थों से बनी होती है? तो यहाँ पर क्या होता है? पुस्तक जो हमारा होता है वो कागज से नहीं बनती है, यानी वो लुदकी एक कपास का पौधा होता है, उसको धुनकर मशीन में डालकर कागज का निर्माण किया जाता है। उस कागज से ही तो पुस्तक बनता है। तो यहाँ पर हमारा मूल पदार्थ क्या हो जाएगा? कागज हो जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कुर्सी। तो कुर्सी आपने उपयोग किया होगा कि कुर्सी हमारे दैनिक जीवन में किन किन पदार्थों से मिलकर बनता है। यानी लोहा का भी कुर्सी देखे होंगे आपने, लोहा का भी कुर्सी देखा होगा, प्लास्टिक का भी कुर्सी देखा होगा। तो ये सब क्या होते हैं? यानी इन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक से भी कुर्सी बनते हैं, प्लास्टिक, लोहा,
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से भी क्या होता है, कुर्सी बनता है। स्टील, ये सब क्या है, उनसे भी कुर्सी को निर्माण होता है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर पलंग। तो आपने अपने घर में भी पलंग देखा होगा कि पलंग क्या होता है जी, वो लकड़ी का भी बना होता है और लोहा का भी बना होता है, स्टील का भी बना होता है। यानी आज फैशन के दुनिया में पलंग स्टील का भी बनाया जा रहा है। यानी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांश पलंग स्टील के मिलने से भी बन रहा है, लकड़ी से भी बन रहा है। यानी उसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो पदार्थ लग रहा है ना। तो जो पदार्थ लग रहा है उसी को तो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर कुर्सी में हम लकड़ी भी डाल सकते हैं बाबू, यहाँ पर लकड़ी भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुर्सी मुख्य रूप से जो पहले होता था वह लकड़ी का ही अधिकांश बना होता था। लेकिन आज हम लोग जो औद्योगिक जीवन में जी रहे हैं, जो यह मशीनीकरण जीवन में जी रहे हैं, तो नाना प्रकार की हमें कुर्सी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पलंग जो है, तो पलंग सबसे पहले तो लकड़ी को लिख लेंगे। क्या होता है, लकड़ी से बनता है। उसके बाद से क्या होता है, लोहा का भी पलंग बन रहा है आजकल, लोहा का भी बन रहा है। उसके बाद से क्या बोलते हैं, पलाई, पलाई का भी बनता है, पलाई। उसके बाद से देख रहे हैं यहाँ पर स्टील, स्टील के मिश्रण से भी क्या हो रहा है, पलंग बन रहा है। तो यानी हम लोग इस सारणी के माध्यम से देखें, जो हमारा गिलास है, जो हमारा गिलास एक पदार्थ है, वह किससे बना है, कांच से भी बना है, लोहा से भी बना है, पीतल से भी बना है, प्लास्टिक से भी बना है, और यानी बहुत सारे वस्तु हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, गिलास को बनाने का काम करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पुस्तक है। तो पुस्तक हमारा मूल पदार्थ क्या किससे बना होता है, कागज से बना होता है। तो यहाँ पर हमारा कागज हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं कुर्सी। तो कुर्सी की बात आ गई, तो हम लोग तो आज की डेट में प्लास्टिक का यूज करते हैं और कुछ लकड़ी का भी कुर्सी देखने को मिलता है। तो लकड़ी का भी कुर्सी होता है, प्लास्टिक का भी कुर्सी होता है, लोहा का भी कुर्सी होता है, स्टील का भी कुर्सी होता है। यानी कुर्सी भी अनेक पदार्थ के मिलने से बनता है, अनेक पदार्थों को सहयोग से बना जाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं पलंग। तो पलंग जो हम लोग बिस्तर, हमारा बिस्तर होता है, वो पलंग या तो लकड़ी का होता है, या स्टील का होता है, या लोहा का होता है। यह भी क्या है जी, पदार्थ का ही बना है। और भी आप यहाँ पर चाहें तो और भी ऑप्शन ले सकते हैं, यानी और भी वस्तु को, और भी पदार्थ को यहाँ पर लिखकर और यहाँ पर क्रम संख्या दिखाकर और उसको बतला सकते हैं अपने नोटबुक में कि वह किस किस पदार्थ से मिलकर बना है, या वह चीज जो आप वस्तु यहाँ पर दर्शाए हैं वह मूल रूप से किस पदार्थ का बना है। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, हमारा उसके पदार्थ के बारे में जान लिया, और पदार्थ जो है उन किन किन वस्तुओं से मिलकर बना है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के गुण में क्या होता है, यानी जो हमारा पदार्थ होता है वह क्या होता है, उसमें भी बहुत विभिन्नता पाई जाती है। यानी कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ पदार्थ चमकीले होते हैं, और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। यानी पदार्थ जो है हमारे दैनिक जीवन में जो पदार्थ का रोल है, जो फंक्शन है, वो भी क्या है, उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। यानी उसमें भी डिफरेंट पाया जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है जी, पदार्थ के गुण में कुछ वस्तु कठोर होती है। तो कठोर यानी वैसी वस्तु जिनमें अपना आकृति होती है, जिनका आकार निश्चित होता है, जिसे दबाने पर नहीं दबता, उस वस्तु को क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कठोर पदार्थ कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कठोर पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि वह वस्तु जिसे दबाने पर नहीं दबती है, जिसका अपना आकृति यानी अपना संरचना और आकार होता है, उस पदार्थ को कठोर पदार्थ कहते हैं। क्या कहिएगा, कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कठोर पदार्थ में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईंट हो गया, ईंट को दबाएंगे तो दबेगा। ईंटा है जो हम लोग क्या करते हैं, घर बनाने में ईंटा का प्रयोग करते हैं, तो उसको दबाइएगा तो दबेगा, नहीं ना दबेगा। क्यों नहीं दबेगा, क्योंकि वो अपना निश्चित आकृति ले लिया है, वह अपना निश्चित आकृति ले लिया है। अब उसको दबाएंगे तो दबेगा, नहीं दबेगा। तो ईंटा हो गया। वैसे ही हो गया हमारा पत्थर। अगर पत्थर की बात करें तो पत्थर मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर है और उसको चाहिएगा कि दबा कर छोटा कर दें तो दबेगा, नहीं दबेगा। तो वो सब काम वो जो पदार्थ है वो कैसा पदार्थ है, तो कठोर पदार्थ है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पत्थर क्या हो जाएगा, कठोर पदार्थ का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बालू।
तो बालू इतना ले लिए, उसको भी कहेंगे कि सट जाओ, यानी दाबेंगे, बार बार दाब कर उसको भी कहेंगे कि छोटा हो जाओ, यानी छोटा रूप ले लो, तो लेगा नहीं लेगा, जितना बड़ा जितना हम बालू लिए हैं उतना ही रहेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाँ लकड़ी, अगर लकड़ी के एक तख्ता आपको दे दिया जाए, लकड़ी का एक टुकड़ा दे दिया जाए और उसको भी कहा जाए कि दबाइए, इसको दबाकर छोटा बनाइए, बनेगा नहीं न बनेगा, तो वह सब वस्तु क्या होती है, वह सब पदार्थ क्या होता है, कठोर पदार्थ कहलाता है। यानी कठोर पदार्थ का एग्जाम्पल अगर कठोर पदार्थ का डिफिनीशन पूछे, आपसे परिभाषा पूछे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि वह पदार्थ जिनका अपना निश्चित आकृति होती है और आकार होता है, जिसे दबाने पर नहीं दबता, वह पदार्थ क्या कहलाती है, कठोर पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, कठोर पदार्थ कहलाती है। ठीक है, इस तरह हम लोग यहाँ पर लकड़ी भी लिख दीजिएगा। ठीक है, लकड़ी भी लिख दीजिएगा। अब हम लोग आ गए कोमल पदार्थ। तो कोमल पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसे दबाने पर दब जाए और पुनः अपने आकृति में क्या हो जाए जी, उस रूप में आ जाए, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे स्पॉन्ज, पावरोटी के देखे हैं ना, जो हम लोग सुबह ब्रेड चाय खाते हैं, उसमें क्या होता है, उसको हम दबाएंगे तो दब जाएगा और फिर छोड़ेंगे तो वो अपना आकृति में ले लेगा, तो वो सब पदार्थ क्या कहलाती है, कोमल पदार्थ कहलाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोमल पदार्थ में क्या हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, ब्रेड हो गया, इसके बाद से स्पंज हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, रुई हो गया। अब रुई को ले लीजिए, रुई एक मुट्ठा ले लीजिए, उसको दबाइए तो दब जाएगा और फिर छोड़िएगा तो फूल जाएगा, तो ये भी क्या है जी, कोमल पदार्थ है। यानी कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, जिसको दबाने से दब जाए और फिर छोड़े तो वो अपने आकृति में परिवर्तित हो जाए, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं। अब आगे तीसरा का पॉइंट हम दखेंगे, चमक पदार्थ। तो चमक पदार्थ का डिफिनीशन दीजिएगा, चमक पदार्थ का परिभाषा दीजिएगा कि वैसी पदार्थ जिसमें चमक होती है, जिससे यानी वो अपने प्रकाश से क्या होती है, जो हमारे सूर्य के प्रकाश से, जैसे यहाँ पर हम लोग तीसरा पॉइंट देख रहे हैं कि चमक का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, यानी चमक वह पदार्थ होती है जिसमें क्या होता है, अपना एक चमक होता है, जिससे वो क्या होता है, चमकता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है, चमकदार पदार्थ हैं। ये सब क्या है, चमकदार पदार्थ हैं। देखते नहीं है, सोना दूर से भी कितना चमकता है, यानी कितना पीला चमकता है, तो वो सब पदार्थ क्या कहलाती है, ये क्या कहते हैं, चमकदार पदार्थ, यानी चमकने वाला पदार्थ। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, यानी जितने भी धातु की बात कर लिया जाए, कर लिया जाए, तो वो सब क्या होती हैं, चमकदार पदार्थ होती है। लेकिन एक नोट में लिखिएगा कि एक ऐसा भी चीज है जो अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकदार होता है। अब पूछिए वह कौन सा होता है, तो वह होता है सोडियम। यानी हम लोग जो नमक खाते हैं, घर में जो नमक हम लोग खाते हैं, वो भी क्या होता है, वो अधातु है लेकिन फिर भी चमकता है। तो उसको नोट में लिखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, नोट में हम लिख दे रहे हैं कि जो हमारा अधातु है, अधातु में कौन, नमक क्या है जी, नमक चमकता है, वो ये क्या है, अधातु है, यहाँ पर लिखिएगा अधातु है। लेकिन जो धातु होते हैं उनका तो अपना चमक होता ही है, लेकिन एक यहाँ पर अधातु है जो ठोस अवस्था में है, वो भी क्या होता है, चमकता है। इसको प्रकाश में ले जाइएगा, नमक का इस तरह कीजिएगा, इस तरह हाथ पर ले लीजिएगा, नमक का इस तरह प्रयोग कीजिएगा ना, कभी छत पर चढ़ कर इस तरह प्रयोग कीजिएगा, बहुत चमकता है, यानी चमकता है, उसमें बहुत नहीं चमकता है लेकिन चमकता है। तो यानी क्या है जी, वो भी चमकदार पदार्थ हुआ ना, क्लियर। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये आप सभी के घर में नमक उपलब्ध रहता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे धातु। अब आ गए हम लोग धातु के बारे में। तो धातु का परिभाषा लिखिए अपने नोटबुक। एक बात प्लीज मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी पढ़ें उस समय क्या करें कि आप एक कलम और एक नोटबुक लेकर बैठें, क्योंकि थ्योरी हम जो भी लिखवाएं या जो भी बोलें, आप उसी समय वीडियो को पॉज कर और क्या कर लें, उस थ्योरी को, मेरी बातों को लिख लें। चलिए ठीक है, आशा करता हूं कि आप लिखते होंगे। अब चलते हैं धातु की बात करते हैं। तो धातु क्या होता है, कि धातु का डिफिनीशन क्या होता है
कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा क्या होती है, गमन करती है, यानी इधर यानी आवाजाही। गमन का मतलब क्या है, इधर से आना जाना क्या होता है, धातु में गमन का मतलब होता है आना जाना। तो धातु का डिफिनेशन लिखिएगा कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा और ऊष्मा का आवागमन होता है, उससे हम लोग उस पदार्थ को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी उस पदार्थ को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लीजिए लोहा हो गया, इसको बिजली में सटाएंगे, बिजली के तार में सटाएंगे। है मान लीजिए कि ये हमारा है पोल है, अब पोल पर बिजली लगा हुआ है, एगो पोल है, पोल पर बिजली लगा हुआ है, हम यहाँ लोहा से क्या करेंगे, लोहा के छड़ से उसमें सटाएंगे तो क्या होगा, हमें बिजली मारेगा कि नहीं, मारेगा ना। तो ये लोहा का छड़ क्या कर रहा है, वो बिजली का रास्ता बना दिया ना, यहाँ से बिजली के यहाँ से रास्ता बना दिया ना। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहिएगा, धातु का डिफिनेशन क्या कहिएगा कि वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह होता है, प्रवाह मतलब क्या, आवागमन, यानी आवागमन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिख लीजिएगा, जैसे सोना, यहाँ पर हम लोग चांदी, सोना, तांबा, पीतल, यानी यहाँ पर आदि डाल देंगे। यानी जितने भी धातु हैं वो सब क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। विद्युत का सुचालक मतलब क्या, आसानी से जावे आवे दे, यानी आसानी से उसके रास्ता में कोई रुकावट ना पैदा करे, आसानी से, यानी यहाँ से यहाँ क्या करने दे, उसको जाने आने दे, उसी को ना हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो यहाँ पर चांदी। अब यहाँ पर एक नोट में लिखिएगा बाबू, नोट में लिख दीजिए कि चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। क्या कहिएगा, चांदी एक ऐसा पदार्थ है जो चांदी ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्या है जी बाबू, सबसे अच्छा चालक है। यानी चांदी को हम बात करें तो चांदी क्या है, विद्युत के सबसे अच्छा चालक है। इसमें क्या होता है, एकदम डायरेक्टली प्रवाह होता है, धारा एकदम डायरेक्टली प्रवाह होता है। अब तो हम जान गए कि धातु किससे कहते हैं, यानी जिससे होकर विद्युत धारा का आवागमन होता है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है, इसलिए ना हम लोग बिजली में लोहा के पाइप या पीतल का, यानी कोई भी जो उसमें धातु चालक होते हैं, उसको हम लोग नहीं ठेकाते हैं। नहीं तो ठेकाएंगे तो हमको लाइन नहीं मार देगा, मृत्यु नहीं हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग नहीं ठेकाते हैं। क्यों नहीं ठेकाते हैं, क्योंकि वहां से भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेयर बन जाएगा। तो लेयर बनेगा तो हमको लाइन मार देगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अधातु की। क्या कीजिएगा बाबू, अब हम लोग बात करने वाले हैं अधातु के। तो अधातु यानी धातु का विपरीत, यानी धातु का विपरीत अधातु। तो धातु का विपरीत जब अधातु हो गया तो इसका डिफिनेशन लिखेगा कि वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। क्या कहिएगा कि वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, उसे अधातु कहते हैं। क्या लिखिएगा कि वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, अधातु कहते हैं। जैसे लकड़ी। अब लकड़ी को लीजिएगा, लकड़ी को इस तरह कीजिएगा, उसको मान लीजिए कि आगी में हम लोग लकड़ी को जलाते हैं ना, आगी में लकड़ी को जलाते हैं ना, और एक भाग यानी एक सिरा यहाँ पर जल रहा है, जल रहा है, और एक सिरा इस तरह हम लोग पकड़े हुए हैं, तो हमको लाइन मरता है या हमारा हाथ जलता है, नहीं ना जलता है। अगर लोहा के छड़ ले लिए, मान लीजिए ये लोहा है, उसको आगे में करेंगे, इस तरह करेंगे, तो यहाँ पर जब गर्मी होगा, जब इसका एक सिरा गर्म होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, वो यहाँ पर भी आपका हाथ जलने लगेगा। काहे जलने लगेगा, क्योंकि ये जो लोहा का छड़ है वो ऊष्मा का प्रवाह कर रहा है, ऊष्मा का यानी रास्ता बनाया हुआ है, रास्ता बन रहा है, तो यहाँ पर गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी क्या जा रहा है, उसका गर्माहट जा रहा है। तो गर्माहट जब जाएगा, एकदम जब आपका हाथ जब सहने लायक नहीं रहेगा, तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा ना। लेकिन वही जो लकड़ी का है, तो लकड़ी जहां जलेगा तो हमें तक गर्म रहता है। तो लकड़ी क्या है जी, अधातु का उदाहरण हुआ। लकड़ी क्या हुआ, अधातु का उदाहरण हुआ। प्लास्टिक क्या हुआ, यहाँ पर पहले लकड़ी लिख लेते हैं, लकड़ी, और उसके बाद से लिख लेंगे प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी क्या होता है बाबू, प्लास्टिक भी क्या होता है, वो प्लास्टिक भी जहां जलेगा तो हमें गर्म रहेगा।
क्या होगा, जहां जड़ेगा तो हमें गर्म रहेगा। यानी मान लीजिए प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिकों को देख लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग उसको दिखाते हैं और इसको गर्म करते हैं, तो यहीं ना पिघल कर गिरता है कि यहाँ तक चल जाता है नहीं ना जाता है। तो यहाँ तक जब पिघल के गिर रहा है, तो ये मतलब क्या कि ये अधातु है, यानी ये मार्कर भी क्या है, अधातु है। इसको भी हम लोग गर्म करेंगे तो इसका यही ठुंडिया गर्म होगा, यही पिघल कर गिरेगा, यही जलेगा। लेकिन अगर वही बात छड़ की कर दें, चांदी के छड़ के कर दें, चाहे आप लोहा के कोई भी पदार्थ, खोनती कोई भी लोहा का पदार्थ ले लीजिए या तांबा का पदार्थ ले लीजिए और उसको गर्म कीजिए, तो क्या होगा, जलेगा कि नहीं जलेगा। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग चाय केतली उतली में बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है वो हैंडल यानी जो काला होता है उसमें वो लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हाथ न जले। जिस बर्तन में, केतली में वो हैंडल नहीं लगा रहता है तो देखते हैं ना कितना गर्म रहता है, जल जाता है ना। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा धातु के चालन यानी उसमें क्या हो रहा है, उष्मा का सुचालक हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सब्र उष्मा क्या हो रहा है, उसमें गमन कर रहा है, इसलिए वो धातु में वो वाला हैंडल लगाया जाता है, जो काला होता है वो वाला हैंडल लगाया जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग जान लिए यहाँ पर यानी पदार्थ के गुण में कि कौन से पदार्थ कठोर होते हैं उसको क्या कहते हैं, और कोमल पदार्थ में क्या क्या आते हैं। चमकदार पदार्थ में यहाँ पर हम लोग देखे कि नमक हो गया, यहाँ पर चमकने वाला में नमक देख लिए थे, नमक और क्या हो गया बाबू, नमक हो गया और चौक हो गया, ये सब क्या है जी, चमकदार पदार्थ हैं। और यहाँ पर धातु की बात कर लेते हैं, सोना चांदी तांबा ये सब क्या है, धातु हैं, जिनसे क्या होता है, विद्युत धारा चालन होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं अधातु में तो लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, अधातु है। आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट को अपने अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट किया होगा और उसको समझा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग देख रहे हैं तालिका 4.3 में कि इसमें दिया हुआ है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको खरोचा जा सकता है और दबाया जा सकता है। तो जिनको खरोचा और दबाया जाता है उनको हम लोग उस पदार्थ को कोमल पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आप ध्यान दीजिएगा, हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि जिसको दबाया जाता है और खरोचा जाता है उसे कोमल पदार्थ कहते हैं, यानी वो कोमल पदार्थ होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूछा भी है, आपके बुक में दिया भी है और थ्योरी में दिया हुआ है कि ऐसे पदार्थ के नाम लिखिए जिसे खरोचा भी जा सकता है और दबाया भी जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर कौन सा पदार्थ हो जाएगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा साबुन है, क्या है बाबू, यहाँ पर जो साबुन है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खरोच भी सकते हैं, यानी खरोचा जा सकता है तो हाँ, यानी इस साबुन को खरोचा जा सकता है तो हाँ कहेंगे। और यहाँ पर दबाया जा सकता है तो वहां पर भी क्या करेंगे कि हाँ, यानी इसको क्या करेंगे, साबुन को दबाया भी जा सकता है और खरोचा भी जा सकता है। एक चीज और है जो हमारे यहाँ पर रुई है, तो इसको तो हम लोग रुई को खरोच नहीं सकते हैं, खरोच सकते हैं, रुई को खरोच नहीं सकते हैं लेकिन दबा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, रुई हो जाएगा। ये सब क्या है, ये हम लोग का कोमल पदार्थ का उदाहरण देना है कि किसको खरोचा जाता है और किसको खरोचा नहीं जा सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रुई हो गया, तो रुई को क्या हो जाएगा, यानी इसको हम लोग खरोच नहीं सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखेगा। और इसमें दबाया जा सकता है, यानी रुई को दबाया जा सकता है तो हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और बात कर लेते हैं स्पंज। तो स्पंज क्या है बाबू, स्पंज क्या है, तो इसको हम लोग खरोच नहीं सकते हैं लेकिन दबा सकते हैं। स्पंज को दबाते हैं ना, जब स्पंज वाला मिठाई खाए हैं, स्पंज वाला मिठाई को क्या होता है, उसमें पूरा रस भरा रहता है, इसको दाबते हैं तो इतिसु हो जाता है ना। अब फिर उसको रस में डुबोएंगे तो फिर वो पुनः अपना आकृति ले लेता है ना। तो स्पंज क्या हो गया, कोमल पदार्थ हुआ कि नहीं, क्योंकि उसको दबा दे रहे हैं तो अपना छोटा रूप ले लेता है। अब फिर उसको डालेंगे रस में तो फिर फूल जाएगा, उतना बड़ा हो जाएगा जितना पहले था। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, कोमल पदार्थ का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर स्पंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर खरोचा नहीं जाएंगे, यानी उसको खरोचेंगे नहीं लेकिन क्या करेंगे, दबा देंगे। तो यहाँ पर नहीं लिखेगा, यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ, यानी उसको दबा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कोमल पदार्थ हैं जिसको खरोचा और दबाया जा सकता है उसको। और आप नेक्स्ट यहाँ पर पदार्थ लिखकर और यहाँ पर हाँ या ना में उसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अपने सारणी यानी तालिका 4.3 में पदार्थ के गुण के बारे में समझा और उससे रिलेटेड इस सारणी के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग बात करेंगे घुलनशील यानी विलेय और विलायक, और विलयन किसे कहते हैं और अविलयन किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
अब देख रहे हैं घुलनशीलता। देखिएगा घुलनशीलता, इसमें क्या है, यानी घुलनशीलता को हम लोग विलय भी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं, उन्हें हम घुलनशील कहते हैं और यह क्रिया घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता का डिफिनेशन क्या होगा बाबू, कि वह पदार्थ जो जल में पूरा यानी पूर्णतः विलीन हो जाती है और यह क्रिया यानी जो जल में पूर्णतः विलीन हो जाएगी तो इसे हम क्या कहते हैं? घुलनशील कहते हैं और यह क्रिया घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसका जैसे में एग्जांपल दीजिएगा कि क्या हो जाएगा, चीनी। चीनी क्या है जी? चीनी क्या है? विलय है। यानी यह क्या कर रहा है, जल में क्या कर रहा है, पुनः घुल जाएगा ना। चीनी जो है वो जल में घुल जाएगा, वो अपना अस्तित्व खो देगा, यानी अपना अस्तित्व कुछ नहीं रहता है, वो जल में क्या करेगा, पूरा मिल जाएगा। और उसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि नमक, सोडा, ये सब क्या है, जल में घुलने वाले हैं। यानी जो जल है उसमें क्या कर रहे हैं, अपने आप को पूर्णतः घुला दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, घुलनशील विलयन प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर विलायक। तो विलायक का डिफिनेशन होगा कि वह पदार्थ जो विलय पदार्थ को अपने में घुला देता है। यानी वह पदार्थ जो विलय पदार्थ को अपने में घुला देता है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर विलायक के काम कौन सा करेगा, पानी। क्या करेगा, पानी, किरोसिन, ये सब क्या है, अपने में किसी दूसरे पदार्थ को घुलाने की क्षमता रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलायक में क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, पानी लिखिए, किरोसिन लिखिए, किरोसिन लिखिए। ये पानी का क्या है, पानी का क्या काम है, यानी विलय पदार्थ, जो विलय पदार्थ में क्या क्या आ रहा है, चीनी आ रहा है, नमक आ रहा है, सोडा आ रहा है, इसको क्या कर रहा है, अपने आप में घुलाने की क्षमता किसमें है, विलायक में है। किसमें है बाबू, विलायक में है। और किरोसिन की बात करें तो किरोसिन भी क्या है, एक विलायक का ही एग्जाम्पल है, जो क्या करता है, अपने आप में दूसरे चीज को भी क्या कर लेता है, मिला लेता है। और अन्य तेलीय पदार्थ मिलाते हैं, नहीं ना मिलाते हैं, लेकिन एक किरोसिन है जो उसको मिलाने की काम करता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर विलयन। तो विलयन में क्या होता है, यानी विलय और विलायक के बनने से जो मिश्रण तैयार होता है उसको न हम विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जल में, यहाँ पर हम जल ले लेंगे, जल प्लस यहाँ पर चीनी ले लेंगे और जो इससे मिश्रण प्राप्त होगा तो उसी को ना हम लोग विलयन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं बाबू। यहाँ पर क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। यानी इनसे जो हमारा एक नया रूप शरबत के रूप में उभरेगा, यानी हम लोग जल लिए और चीनी लिए और दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, शरबत। तो शरबत क्या है, विलयन है। शरबत क्या है, विलयन है। तो विलयन का डिफिनेशन क्या होगा कि वो विलय पदार्थ और विलायक को मिलने से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे हम लोग विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन में हमारा क्या हो गया, शरबत। शरबत क्या हो गया, विलयन हो गया। शरबत क्या हुआ, विलयन होगा। ऐसे ही आप ले लीजिए, पानी और ग्लूकोज को मिलाने से क्या हो जाएगा, एक नया मिश्रण तैयार होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह हम लोग घुलनशील यानी विलय के बारे में जान लिए। विलायक यानी जिसको अपने में घुला ले, तो ये क्या हो गया, पानी हो गया, किरोसिन हो गया, ये सब क्या करता है, किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है। और यहाँ पर हम लोग विलयन देख रहे हैं, तो इन दोनों को घुलने से एक नया उत्पाद होता है, एक नया उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगला पॉइंट है हमारा अघुलनशील यानी अविलय। तो वैसा पदार्थ जो जल और किसी अन्य द्रव्य पदार्थ में नहीं घुल सके अघुलनशील पदार्थ कहलाता है। क्या बोलिएगा, इसका डिफिनेशन क्या बोलिएगा, कि वह पदार्थ जो जल अथवा अन्य किसी पदार्थ में न घुल सके तो उसे अघुलनशील या अविलय पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, कंकर हो गया, ईंट हो गया, बालू हो गया, ये सब को हम लोग जल में घुलाएंगे तो घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लीजिएगा, जैसे पत्थर, ईंट, कंकर, ये सब क्या है, अविलय पदार्थ है। बालू भी क्या है, अविलय पदार्थ है। ये बालू क्या करता है, उसमें पूरा नहीं मिल जाएगा, यानी बालू क्या करेगा, उसमें पूरा नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा सब क्या है, अविलय का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने विलय, अविलय और विलायक के बारे में जाना। अब हम लोग बात करेंगे एक सारणी के माध्यम से इनको, कि किसमें यह विलय है और किसमें यह नहीं विलय है। ठीक है,
अब हम लोग देख रहे हैं एक सारणी के माध्यम से कि कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है और जल में नहीं घुलनशील है। इस पर हम लोग यहाँ पर इस सारणी के माध्यम से अपने कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो दिया है पदार्थ का नाम दे दिया है और यहाँ पर दिया है घुलता है ऑब्लिक नहीं घुलता है, यानी जल में घुलता है और नहीं घुलता है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया है शक्कर, यानी शक्कर क्या है जी? शक्कर को हम लोग अगर चीनी में डालेंगे तो ये क्या करेगा? ये आसानी से जल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, क्योंकि शक्कर क्या है? घुलनशील है, जो जल में आसानी से घुल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घुलता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त? घुलता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ गया 2 नंबर में, देख रहे हैं कि यहाँ पर पदार्थ में क्या दिया है? पदार्थ के नाम में रेत। तो रेत क्या है? जब हम लोग रेत को, यानी रेत को जो बालू का रूप होता है रेत, उसको हम लोग जल में डालेंगे तो उसको मिलाएंगे तो वो मिलेगा, आंशिक रूप से मिलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा? पुनः पेंदी में जाकर गिलास में बैठ जाएगा। यानी शीशा के गिलास ले लीजिएगा एक ठो और उसमें रेत को डालिएगा, रेत को डालकर उसको मिला दीजिएगा। मिश्रण किस तरह तैयार करते हैं? एक दूसरे को मिलाकर तैयार करते हैं, तो उसको मिलाइएगा। अब मिलाने के बाद से क्या कीजिएगा? यानी कुछ देर के पश्चात वो क्या करेगा? वो पेंदी में जाकर बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पर शक्कर में यह घटना नहीं देखने को मिलता है। हम जब विलयन को तैयार कर देते हैं, जब उस शक्कर को पानी में डालकर विलयन तैयार कर देते हैं, तो वो कितना हो देर रखिए वो क्या होता है? वह पेंदी में जाकर वो शक्कर बैठता नहीं है, वह ज्यों के त्यों जब मिश्रण बन गया तो वो ऐसा ही रहता है। लेकिन यहाँ पर ये घटना नहीं होती है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? नहीं घुलता है। यह क्या होता है बाबू? जल में नहीं घुलता है। तो यहाँ पर हम लोग जल में नहीं घुलता है इसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से बात कर रहे हैं नमक का। तो नमक भी क्या है? ये जल में घुलनशील है, क्योंकि इसको भी हम लोग जब जल में डालते हैं तो ये भी क्या होता है? जल में आसानी से घुल जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? कि घुलता है। क्या कीजिएगा? यहाँ पर भी लिख दीजिएगा कि घुलता है। फिर हम लोग चौक की बात करें। चौक जो है हमारा, यहाँ पर चौक है, तो चौक को क्या करेंगे? जब चौक को घुलाएंगे तो ये घुलेगा, लेकिन फिर जाकर क्या कर लेगा? बैठ जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? जल में नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, ठीक है। इस तरह हमारा आंसर हो गया। और भी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, और भी ऑप्शन दिया है, और भी आपको लिख सकते हैं कि जल में कौन सा घुलनशील है, कौन सा घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर अगर ईंट की बात करें, ईंटें ले लीजिए, ईंटा ले लीजिए। तो ईंटा क्या है जी? जल में घुलनशील है। ईंटा को लीजिए और जल में डालिए तो घुलेगा? नहीं ना घुलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? पेंदी में जाकर जहां डाले तहां बैठ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? नहीं घुलता है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, ठीक है, घुलनशील नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने सारणी के माध्यम से भी उसको क्लियर किया कि कौन सा विलयन जल में घुलनशील है और कौन सा विलयन जल में घुलनशील नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट स्लाइड में। अगला पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है गर्म करने पर क्या होता है, यानी कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि गर्म करने पर कोई पदार्थ के क्या होता है? उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसकी संरचना में भी क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि ठंडे जल में वह कम घुल पाता है। अगर वही जैसे बिले है पदार्थ, अगर उसको हम लोग जल में डालते हैं, जैसे चीनी है, और उसको ठंडे जल में डालते हैं तो उसमें क्या होता है? कम घुलता है। और क्या होता है? अधिक समय लगता है। घुलता भी है कम, यानी धीरे धीरे घुलता है, और अधिक समय लगता है। अगर वही जल को गर्म कर दें और उसमें चीनी डालें तो क्या होगा? अधिक घुलेगा, अधिक समय, यानी कम समय में अधिक जल्दी ही घुल जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दिया है पॉइंट, हमारा अगला पॉइंट है कि गर्म करने पर क्या होता है। तो गर्म, कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो उसकी अवस्था और आकृति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो जो हम लोग तालिका 4.5 में देखेंगे, इस तरह क्या कीजिएगा? आप अपने नोटबुक में सारणी बना लीजिएगा, यानी जो भी हम लोग सारणी बनाए हैं और उस पर चर्चा की है, सेम आपको अपने नोटबुक में भी वैसा ही सारणी बनाना है और उसका जवाब देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पदार्थ का नाम लिख देना है और इसकी स्थिति बतलाना है कि ठंडे जल में क्या होता है और गर्म जल में क्या होता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग चीनी की बात करें, यानी पदार्थ हमारा एक चीनी हो गया, तो ठंडे जल में क्या होता है? कम घुलनशील होता है। यहाँ पर ठंडे जल में क्या होता है? कम घुलनशील होगा, कम घुलनशील। जबकि वही गर्म जल की बात करें तो गर्म जल में क्या होगा? अधिक घुलनशील होगा, अधिक घुलनशील होगा, अधिक घुलनशील। उसी तरह यहाँ पर हम लोग नमक भी ले लें। नमक की बात करें तो नमक भी क्या होगा? कम जल में
ठंडे जल में क्या होगा, कम घुलनशील होगा, और गर्म जल में क्या होगा, अधिक घुलनशील होगा, यानी वो जल्दी ही घुल जाएगा। फिर उसी तरह सोडा भी ले लें तो सोडा भी क्या होगा, यानी सोडा भी क्या होगा, वो ठंडा जल में क्या होगा, धीरे धीरे यानी स्लो, ज्यादा समय लगेगा और धीरे धीरे घूमेगा। लेकिन वही गर्म जल की बात करें तो गर्म जल में क्या होता है, वह तुरंत जल्दी से घुल जाता है। तो हम लोग इस सारणी के माध्यम से जान गए कि जो हमारा गर्म जल है या जो कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसकी अवस्था में जल्दी ही परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेंगे अपने सारणी 4.6 में। तो इसमें देख रहे हैं कि कुछ सामान्य द्रव की जल में घुलनशीलता, यानी जो हमारा कुछ द्रव्य है वह जल में घुलनशील है कि नहीं घुलनशील है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा द्रव हो गया। द्रव में देख रहे हैं कि सिरका, तो सिरका क्या है जी, जल में भली भांति मिश्रित होता है। सिरका क्या है, जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे आंसर में, यानी यहाँ पर हम लोग इस ब्रैकेट कोठा में क्या लिखेंगे कि जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भली भांति मिश्रित होता है, और यहाँ पर मिश्रित नहीं होता है, इसमें बतलाना है। तो जल में क्या हो गया, जल में सिरका तो भली भांति मिश्रित होता है लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नींबू का रस, जो नींबू होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे कि जल में क्या होता है, भली भांति मिश्रित होता है, यानी सेम बात यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वह जल में यानी क्या हो सकता है, मिश्रित नहीं होता है, किसमें, यानी जल में। यहाँ पर हम जब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पर खाली हमें ये बतलाना है कि ये जल में घुलता है कि नहीं घुलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नींबू सिरका है जो जल में भली भांति घुलता है, और उसी तरह नींबू है, जो नींबू का रस है वो भी क्या होता है, जल में पूरी तरह या आंशिक रूप से घुलता है। तो यहाँ पर भी हम लोग यही बात लिख देंगे सेम टू सेम। फिर हम लोग देख रहे हैं कि सरसों का तेल, तो सरसों का तेल क्या होता है जी, जल में घुलता है, नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है, जल के ऊपर क्या हो जाता है, तैरने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि मिश्रित नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि मिश्रित नहीं होता है। इसमें हम लोग लिखेंगे कि मिश्रित नहीं होता है, क्योंकि जल में हम लोग जब सरसों का तेल डालेंगे तो घुलेगा नहीं, ऊपरे ऊपरे क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा, यानी ऊपरे उसका क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा, और नीचे जल रह जाएगा। फिर हम लोग उसी तरह नारियल का तेल देख रहे हैं, तो नारियल का तेल भी क्या हो जाएगा, वह जल में नहीं घुलता। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि मिश्रित नहीं होता है। यहाँ पर भी आप बाबू लिख सकते हैं कि मिश्रित नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर केरोसिन का तेल भी दिया है, तो केरोसिन का तेल भी क्या होता है, जल में घुलता है, नहीं घुलता है। ये भी क्या होता है, जल के ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी क्या हो जाता है, जल में नहीं घुलता है, यानी मिश्रित नहीं होता है, ठीक है। इस तरह हम लोग जान गए कि द्रव भी एक ऐसा है जो जल में नहीं घुलता है, यानी द्रव भी, कुछ द्रव ऐसे हैं जो जल में घुलनशील नहीं है, उनका एक अलग अस्तित्व होता है, यानी एक अलग पहचान होता है, और जल का एक अलग पहचान होता है। इन जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, यानी मिलेगा ही नहीं। और कुछ द्रव है जो जल में घुल सकते हैं और कुछ द्रव है जो जल में नहीं घुल सकते हैं। जो हम लोगों ने इस सारणी के माध्यम से सीखा, उसको समझा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर नेक्स्ट स्लाइड में। अब देख रहे हैं हम लोग कि संतृप्त घोल, यानी यहाँ पर दिए हुए संतृप्त घोल। तो संतृप्त घोल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर संतृप्त विलयन या संतृप्त घोल क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। यानी किसी विलयन में कितनी मात्रा उसके, यानी निश्चित मात्रा कितनी घुली जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन या संतृप्त घोल कह सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 लीटर चीनी है और 5 लीटर पानी है। तो 5 लीटर पानी क्या हो गया, एक निश्चित मात्रा हो गई, और 1 लीटर चीनी क्या हो गया, एक निश्चित मात्रा हो गई। और इसको हम लोग घुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन वही बात अगर हम लोग देखेंगे कि 1 लीटर पानी है, सॉरी 1 लीटर पानी है, हाँ 1 लीटर पानी है और 5 लीटर चीनी है, तो घुल पाएगा, नहीं घुल पाएगा, क्योंकि इसका मात्रा क्या हो गई, अलग अलग हो गई, क्योंकि वह मात्रा वहां पर निश्चित नहीं हुआ। क्योंकि विलायक, यानी जो विलेय होते हैं वो क्या होते हैं, विलायक से कम होते हैं, यानी उसका अनुपात क्या होता है, कम होता है। विलेय, जो हमारे विलेय पदार्थ होते हैं वो विलायक से क्या होते हैं, कम होते हैं, तभी ना घुल पाएगा।
जैसे हम लोग बिले के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि बिले में क्या क्या आते हैं, नमक आते हैं, चीनी आते हैं, शक्कर आते हैं, सोडा आते हैं, ये सब क्या है, ये बिले पदार्थ हैं। अब विलायक में क्या आ गया, केरोसिन आ गया, जल आ गया, यानी ये सब क्या है जो अपने में किसी बिले पदार्थ को घुला लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा संतृप्त विलयन यानी संतृप्त घोल की बात की जाए कि वह निश्चित मात्रा यानी पानी की वह निश्चित मात्रा जिसमें एक निश्चित अनुपात में किसी विलेय पदार्थ को घुलाया जा सके उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं या संतृप्त घोल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं पारदर्शिता, यानी पारदर्शिता उसको किसे कहते हैं, तो उसका डिफिनेशन लिखिएगा, उसका परिभाषा लिखिएगा कि पदार्थ के यानी वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार यानी आर पार आ जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। यानी वह पदार्थ क्या कहलाता है, पारदर्शिता कहलाता है। जिससे क्या होता है, एक प्रकाश को हम लोग आर पार देख सके उस वस्तु को, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। जैसे कांच, कांच को क्या है जी, कांच के माध्यम से हम किसी प्रकाश को देखेंगे तो उसके रास्ते में रुकावट पैदा होगा। यानी यहाँ पर हम लोग कांच रख लिए और देख रहे हैं, इस बौले को देख रहे हैं तो हमें रुकावट पैदा हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, उसको हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं। यानी कांच क्या हो गया, यहाँ पर हमारा पारदर्शिता में उदाहरण क्या हो गया, कांच हो गया, कांच हो गया। ये क्या है, इसके माध्यम से यानी कांच एक हमारा पदार्थ हो गया जो उसके माध्यम से हम किसी वस्तु के आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वही बात अगर हम कर दें अपारदर्शिता का, तो अपारदर्शिता में क्या होता है बाबू, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पर बात कर रहे हैं अपारदर्शिता पर। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है अपारदर्शिता, यानी इसमें क्या होता है, किसी वस्तु के माध्यम से हम आर पार नहीं देख सकें, यानी अपारदर्शिता, हम नहीं देख सकते, उसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए ये हमारा बुक है, इस बुके को ले लीजिए और इसको हम लोग इसके सामने हम रख दिए, आप देखेंगे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो ये हमारा बुक का हो गया, अपारदर्शी का काम कर रहा है, अपारदर्शी का काम कर रहा है। यानी यहाँ से हम लोग इसके माध्यम से हम प्रकाश को उधर नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, किताबें मान लीजिए, किताब हो गया, किताब हो गया, लकड़ी हो गया, यानी लकड़ी का तख्ता रख दिए, तख्ता रख दिए तो उस लकड़ी के तख्ता को हम आर पर ताकेंगे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा किताब हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी के तख्ता लिख सकते हैं, ठीक है, लकड़ी का तख्ता हो गया, और बहुत सारे लोहा हो गया, ईंट हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लोहा हो गया, लोहा का चादर लिखिएगा, लोहा का चादर लिखिएगा, और ईंट लिखिएगा। इससे क्या हो सकता है, हम लोग इससे क्या हो जाएगा, हम लोग वस्तु को आर पार नहीं देख सकते, यानी इसके माध्यम से हम लोग वस्तु को आर पार नहीं देख सकते। तो इस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। इस पदार्थ को क्या कहिएगा, अपारदर्शी। अपारदर्शी का डिफिनेशन क्या लिखेगा कि जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार न जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अपारदर्शी कहते हैं। और एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिएगा, किताब, लकड़ी का तख्ता, लोहा का चादर, यानी वैसा वस्तु, यानी पृथ्वी पर जो भी वस्तु है जो प्रकाश का रास्ता का अवरोध उत्पन्न करती है, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करती है, वही ना वस्तु अपारदर्शी कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पारभासी। तो बाबू ये क्या होता है पारभासी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पारभासी क्या होता है कि जिसके माध्यम से अस्पष्ट यानी धुंधला दिखाई दे, और यानी पूरा हम लोग को स्पष्ट दिखाई नहीं दे, अपस्पष्ट यानी अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट यानी धुंधला दिखाई दे, उस वस्तु को हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहिएगा, उस वस्तु को अपारदर्शी कहिए, सॉरी पारभासी कहिएगा। क्या कहिएगा, पारभासी कहिएगा। कि पारभासी का डिफिनेशन क्या लिखिएगा, डिफिनेशन क्या लिखिएगा कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश स्पष्ट रूप से न जाकर अस्पष्ट रूप से जाए अथवा धुंधला दिखाई दे उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। लिख दिए। उसका एग्जाम्पल लिखेगा, जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज आप प्रयोग भी कर सकते हैं,
एक तेल क्या कीजिएगा, एक अपने कॉपी में से पेज को फाड़ लीजिएगा और उस पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा और तेल उसको मिला लीजिएगा। अब मिलाने के बाद से जो हमारा ये लैंप है या लमटेन है उसको देखिएगा, उससे क्या होगा कि उसको धुंधला दिखाई देगा लेकिन वो साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, परभाषी का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परभाषी का एग्जाम्पल लिखेंगे, तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है। और एग्जाम्पल एक लिख लेंगे, घिसा हुआ कांच, कांच से, खाली कांच से देखेंगे तो इका हुआ जी पारदर्शी हुआ। लेकिन अगर उसी कांच को अगर घिस देंगे, किसी रुखर जगह पर घिस देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, घिसराहट पैदा हो जाती है, यानी रुखराहट पैदा हो जाएगी। तो जब रुखराहट पैदा हो जाएगी और उस शीशा से देखेंगे तो हमारा सामने वाला वस्तु क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से ना दिखाई देकर वो धुंधला दिखाई देगा, यानी उसके आकृति मालूम चलेगा कि हाँ ये पदार्थ ऐसा है, लेकिन स्पष्ट रूप से हम उसको नहीं देख सकते। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच भी ले सकते हैं और सूती का कपड़ा भी ले सकते हैं। जैसे सूती का दुपट्टा या सूती का धोती हो तो उसको भी हम लोग देखेंगे सामने से तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देकर थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। लेकिन व्हाइट लेना है, व्हाइट से देखेंगे, दूसरे रंग का नहीं देखेंगे, दूसरे रंग से देखेंगे तो वो दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि व्हाइट में थोड़ा क्या होता है, प्रकाश का आवागमन, यानी प्रकाश, व्हाइट रंग क्या करता है, पूरे प्रकाश को उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी लौटा देता है, क्योंकि व्हाइट रंग में सातों रंग उसमें सम्मिलित होते हैं। ये इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि व्हाइट एक ऐसा रंग है जिसमें सातों रंग क्या होते हैं, उसके सातों रंग के मिलने से ही व्हाइट रंग का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने अपने संतृप्त घोलक और पारदर्शिता और अपारदर्शिता और परभाषी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखेंगे हम लोग उत्प्लावकता, यानी उत्प्लावन बल के से क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपने देखा होगा नदी तालाब में क्या होते हैं कि अधिकांश बच्चे यानी नदी किनारे बैठकर और उसमें क्या करते हैं, कुछ मिट्टी का बिकता है और कुछ क्या करता है, लकड़ी बिकता है, यानी कुछ क्या करता है, उस पेड़ को, जो पेड़ के नीचे बैठा होता है उस पेड़ के पत्ती को बिकता है। तो इसमें उसको क्या देखता है कि उसमें कुछ द्रव यानी कुछ वस्तु, कुछ पदार्थ क्या होते हैं, डूब जाते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, उस नदी पर या तालाब पर क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। ये सब घटना कैसे होती है आपने कभी सोचा होगा? तो ये सब घटना उत्प्लावन बल के कारण होता है, यानी आप भी इस उत्प्लावन बल को, इसके क्या कारण है, यानी ये कैसे ये वस्तु कैसे तैरती है इसके बारे में आप भी जान सकते हैं। जैसे कि आप क्या कीजिएगा कि एक कांच का टब ले लीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा कि कुछ वस्तु को डालिएगा और उसमें देखिएगा कि कौन सी वस्तु क्या कर रही है, तैर रही है और कौन सी वस्तु उसमें डूब जा रही है। तो हम लोग अगर मिट्टी का कंकड़ डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। और वही बात करें अगर पत्थर डालें या पेंसिल डालें या लकड़ी का तख्ता डालें तो ये क्या होगी, तैरने लगेगी। तो ये सब थी उत्प्लावन बल के कारण में थोड़ा सा उसकी जानकारियां। अब हम लोग जान लेंगे उत्प्लावन बल के डिफिनीशन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पदार्थ जल में घुल जाता है, यानी कुछ पदार्थ को जब हम लोग जल में डालेंगे तो घुल जाता है, और कुछ पदार्थ जल में क्या होता है, डूब जाता है। जल में उसको हम लोग फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल में डूब जाता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ तैरता है, जैसे पेंसिल, लकड़ी का तख्ता, पेड़ के पत्ता आदि, यानी इसको हम लोग अनुभव करेंगे तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग फिर जानेंगे कि उत्प्लावन बल, यानी ये उत्प्लावन बल की घटना किसने दिया था। तो याद कीजिएगा कि उत्प्लावन बल की घटना आर्किमिडीज नामक व्यक्ति थे जिन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया। क्या दिया बाबू, आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया। ये किसने दिया, आर्किमिडीज नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि कोई वस्तु को अगर फेंका जाए, पानी में फेंका जाए तो वो क्या करती है, अपने भार के अनुसार उसको द्रव को क्या करती है, दबाव डालती है, जिससे क्या होता है, वह द्रव फिर ऊपर की तरफ उस वस्तु को ढकेलता है, जिसके कारण वह क्या होता है, तैरने लगता है। लेकिन वही अगर उसका आकार ठोस हो और उसका आकार कम हो तो वह उतना जल को दबा नहीं सकता, जिसके कारण वह डूब जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखेंगे उत्प्लावन बल। तो इसमें क्या होता है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। क्या करता है बाबू, ऊपर की ओर एक बल लगाता है,
जिसे हम लोग उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी उस जो नीचे से जो बल लगाता है उसको क्या कहते हैं, उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। यानी यह बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे हम लोग उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि उतने बड़े समुद्र में वह नाव कैसे तैरती है, यानी वह नाव कैसे तैरने लगती है। तो ये सब घटना भी उत्प्लावन बल के कारण ही होता है। हम लोग जानेंगे कि उत्प्लावन बल के कारण ही पनडुब्बी, ये जो पनीय जहाज है, या अपने नदी में भी देखा होगा कि क्या होते हैं, जो जहाज होते हैं वो तैरते हैं। ये सब घटना उत्प्लावन बल के ही कारण होता है। क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, उत्प्लावन बल के कारण ही होता है, क्योंकि वो जो जिस आकृति की बनी है नाव उतना क्या करती है, जिस भार का बनी है, यानी जो उसका गुरुत्व बल है, जो उसका वो निश्चित भार है, वो उतना क्या करते है, उतना जल को दबाती है। क्या करती है, जल को दबाती है। और जल जो है, यानी जो जल है वो भी क्या करता है, ऊपर में धक्का देता है। वो धक्का जो वो बल देता है, वो उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल, यानी या गुरुत्व बल या उत्क्षेप बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। जो नीचे से धक्का मारेगा, जो पानी को नीचे से धक्का मारता है उस वस्तु को उठाने के लिए, वही क्या होता है, गुरुत्व उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल। तो इसी के कारण वह क्या होता है, नाव चलती है, यानी समान दिशा पकड़कर वो नाव चलती है। ठीक है, अगर यही स्थिति इधर उधर यानी टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाता है तो वह नाव क्षतिग्रस्त हो जाती है, डूब जाती है। लेकिन अगर समान धारा से जब वो बल डालती है तो वह क्या करती है, समान धारा से चलती है। इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, एक टब में पानी में एक टब को पानी से भर दीजिएगा और उसको जग को या थाली को उसके समान रखिए और उसको दाबिएगा तो क्या होगा, जितना आप बल लगाएंगे दाबेंगे उतना क्या होगा, वो नीचे से वो उतना बल लगाएगा। और जब बल में अंतर पड़ेगा, यानी अंतर जहां पड़ा तो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। यानी इधर उधर हुआ तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन वही बात अगर समान पड़े तो क्या हो जाएगा, डूबेगा नहीं, वह तैरते रहेगा। और अगर हम बॉल को बात करें, जो बॉल है हमारा, बॉल खेलने वाला बॉल है, प्लास्टिक का बॉल लीजिए और उसको पानी में डालिए तो वो भी क्या होगा, तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा, कि वो जितना बॉल है वो क्या कर रहा है, उस पानी को उतना दाब रहा है। जब दाबेगा तो पानी भी क्या करेगा, उसको ऊपर तरफ खेदेगा, और खेदेगा तो वो क्या होगा, तैरने लगेगा ना। अगर मग भी ले लें, जब नहाने वाला मग है तो उसको भी हम लोग दाबेंगे तो ऐसा ही वो क्या हो जाएगा, स्थिति यानी प्रतिक्रिया हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम लोगों ने अपने थ्योरी पर यानी सारे थ्योरम पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया और इसके सारे पॉइंट को हम लोगों ने जान लिया। तो आंसर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।